बर्फीपुर नाम के एक गांव में जगदीश अपनी पत्नी गौरी और माँ दुलारी देवी के साथ रहता था। जगदीश और उसकी माँ दुलारी देवी बहुत ही पुराने सोच विचार वाले होते हैं। उन्हें अपने घर में लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। इसलिए गौरी जब गर्भवती हुई तो वो दोनों घर में पूजा पाठ करवाने लगे। हे ऊपर वाले, मुझे बस इस घर का वारिस दे दो, मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह पूरे 9 महीने बीत गए। फिर वो गौरी को लेकर एक नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में चले गए, जहां उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसे देखकर गौरी की सास गुस्से से लाल हो गई। लेकिन उसने हॉस्पिटल में गौरी से कुछ भी नहीं कहा, बस मुंह फुलाकर खड़ी रही। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग घर वापस आ गए। अरे माँ जी, देखिए तो मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है, बिल्कुल एक परी की तरह। ये सुनकर दुलारी देवी आग बबूला हो जाती है। मुझे घर में लड़की नहीं, हमारे घर का वारिस चाहिए था। ये लड़की हमारे साथ नहीं रह सकती। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटी है तो क्या हुआ, आखिर आप भी तो किसी की बेटी ही है ना। गौरी की ऐसी बातें सुनकर दुलारी देवी और जगदीश का खून खौल उठता है। फिर दुलारी देवी उस बच्ची को गौरी से छीन लेती है। दुलारी देवी के पास आते ही वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। नहीं माँ जी, आप मेरी बेटी के साथ कुछ मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर जगदीश और उसकी सास दुलारी देवी उसकी एक भी नहीं सुनते और गौरी को वही कमरे में बंद कर देती हैं, जिस वजह से गौरी जोर जोर से रोने लगती है। बाहर बर्फबारी होने की वजह से बहुत ठंड थी। सभी लोग आपस में बर्फ के गोले से खेल रहे थे, लेकिन फिर भी उन माँ बेटे को उस मासूम सी बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आता और वो एक बर्फ से घिरे जंगल में उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। वो बच्ची बेचारी इतनी ठंड और भूख से और ज्यादा रोने लगी, लेकिन उसके पिता और दादी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। अरे मनहूस, चुप कर तू। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अपनी पोती बनाऊंगी? कभी नहीं। मुझे पोती नहीं पोता चाहिए था। पता नहीं तू कहाँ से आ गई, अब यहीं पड़ी रहे ठंड में। इतना बोलकर बेरहम दुलारी देवी और जगदीश उसे बर्फ में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो छोटी सी बच्ची बहुत देर तक वहीं पर रोती रहती है, लेकिन इतनी बर्फबारी होने की वजह से वो छोटी सी बच्ची वहीं बर्फ में ही दब जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक कमला नाम की औरत गुजरती है कि तभी उसे वहाँ पर एक छोटे बच्चे का हाथ दिखाई देता है। अरे ये किसका हाथ है? ये हाथ तो किसी छोटे बच्चे का लग रहा है। जरा बर्फ हटाकर देखती हूँ। उसके बाद कमला वहाँ से बर्फ हटाने लगती है। तभी उसे वो छोटी सी बच्ची वहाँ पर रोती हुई दिखाई देती है। अरे इस प्यारी सी मासूम बच्ची को बर्फ में किसने दबा रखा है? देखो तो कैसे जम गई है बेचारी। लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी तो खुद ही 3 बेटियां हैं। अरे माफ करो प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। शायद कोई और तुम्हारी मदद करे। इतना बोलकर कमला भी उदास मन से वहाँ से चली जाती है और वो बच्ची फिर से अकेली रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और उस बेचारी अनाथ बच्ची का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी परी लोग से 4 परियां उस गांव में घूमने के लिए आती हैं और वो भी मौसम के मजे ले रही थी। जिस मौसम को वो लोग एंजॉय कर रही थी, वही मौसम किसी की मौत का कारण बन रहा था। बर्फबारी के मजे लेते हुए एक परी को अचानक से वो अनाथ बच्ची मिल जाती है।
अरे देखो, यहाँ पर एक मासूम सी बच्ची मिली है। देखो ठंड में कैसे बेचारी कांप रही है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसे जल्दी से हमें गर्म जगह पर लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर आग जल रही हो। कितनी प्यारी बच्ची है, भला इसे यहाँ पर कौन छोड़ गया है? कितना बेरहम है वो। फिर वो चारों परियां अपनी जादुई शक्ति से उस बच्ची और उसके परिवार के बारे में सब कुछ जान लेती हैं। ये देखकर उन चारों परियों को उन पर बहुत गुस्सा आता है। इस मासूम सी बच्ची पर उन लोगों को जरा सी भी दया नहीं आई। कितने बेरहम लोग हैं। उन्हें इसकी सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। फिर वो चारों परियां उस बच्ची को गोद में उठाकर जंगल में एक खाली जगह पर उसे ले गईं और अपने जादू से वहाँ पर एक सुंदर सा घर प्रकट कर दिया। फिर वो चारों परियां उस बच्ची को घर के अंदर ले जाकर उसे आग से गर्माहट पहुँचाती है और उसे दूध भी पिलाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। फिर दूध पीकर वो बच्ची आराम से सो जाती है। इस तरह वो चारों परियां वहीं रहने लगती हैं और उस बच्ची की माँ बनकर उसे पालने लगती हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब वो छोटी सी बच्ची 5 साल की हो जाती है। उसकी चारों परी माँ ने उसका नाम संजना रखा। संजना पूरे दिन अपनी चारों परी माँ के साथ खेला करती थी। चारों परियां संजना से बहुत प्यार करती थी और संजना भी अपनी चारों परी माँ से बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी ओर संजना को जंगल में छोड़ने के बाद जगदीश की पत्नी गौरी फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन अभी भी गौरी को अपनी बेटी की याद सताती थी। और फिर कुछ महीनों के बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया, जिसे देखकर उसका पति और सास दोनों बहुत खुश हुए और लड़के का नाम रखा राजीव। बचपन से ही गौरी की सास अपने पोते को पलकों पर बिठा कर रखती है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। ज्यादा लाड़ प्यार से राजीव बिगड़ने लगता है। ऐसे ही समय बीतता गया और अब चारों परियों की एक बेटी संजना बड़ी होकर बहुत ही सुंदर परी जैसी हो जाती है। मेरी प्यारी परी माओ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे पास आप चारों जैसी जादुई शक्तियाँ क्यों नहीं है और मेरे पंख भी नहीं है? बताओ ना माँ, ऐसा क्यों है? बेटी, जब सही समय आएगा तब हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अच्छा ठीक है माँ, क्या अब मैं जंगल में घूम सकती हूँ? अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना। वैसे भी मैं घर में बहुत बोर होती हूँ। अच्छा मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम जंगल में कहीं पर भी घूम सकती हो। जाओ, हम तुम्हें अब नहीं रोकेंगे। चारों परी माँ की इजाजत मिलने के बाद संजना खुशी खुशी जंगल में घूमने निकल गई। वहीं दूसरी तरफ राजीव ज्यादा लाड़ से आज एक बहुत ही जिद्दी और बदतमीज लड़का बन गया था। ये कैसा बेस्वाद सा खाना बनाया है? क्या मेरी पसंद का खाना भी नहीं बन सकता इस घर में? अरे बिल्कुल बनेगा मेरे राजा बेटा। बता तुझे क्या खाना है? मैं अभी तेरी माँ को बनाने के लिए बोलती हूँ। नहीं दादी, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना। आप मुझे कुछ पैसे ही दे दो, मैं बाहर से ही जाकर कुछ खा लूँगा। अच्छा बेटा रुक जा, मैं अभी देती हूँ। राजीव की दादी अपने पोते के प्यार में उसे कुछ पैसे दे देती है, लेकिन धीरे धीरे ये काम अब हर रोज होने लगा। ऐसे ही एक दिन राजीव धोखे से अपनी दादी से कॉलेज के एडमिशन पेपर की बात बोलकर घर की जायदाद पर उनका अंगूठा लगवा लेता है और घर अपने नाम करवा लेता है, जिसके बाद वो अपने माता पिता समेत दादी को भी धक्के मारकर घर से निकाल देता है। घर से निकलने के बाद वो तीनों गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। इधर एक दिन संजना अपनी चारों परी माँ से बोली, प्यारी माँ, आपने मुझे अकेले जंगल में घूमने की इजाजत तो दे दी, अब मुझे गांव में भी घूमने की इजाजत दे दो ना। एक बार मुझे वहाँ जाकर देखना है कि गांव कैसा दिखता है और वहाँ पर लोग किस तरह रहते हैं।
नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। वो सब लोग जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों से भी खतरनाक हैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर संजना कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर कुछ किताबें पढ़ने लगती है। लेकिन वो अपनी चारों परी माँ की बातों को अनसुना कर शाम के समय जंगल घूमने के बहाने गांव की तरफ चली गई। तभी रास्ते में उसे जगदीश अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ सड़क किनारे बैठे हुए दिखाई दिए। तभी संजना उनके पास गई और बोली, अरे आप सब यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आपका घर कहाँ है? बेटी, हमारा घर तो यही है, पर हमारे बेटे ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमने तो किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब तो हमारे कर्मों का फल होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए। रात होने वाली है। मेरी चारों माओं का घर बहुत बड़ा है। आप सब वहाँ चलकर रह सकते हैं जब तक आपको कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिल जाता। फिर वो तीनों संजना की बात मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वो उनको लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल का रास्ता देखकर जगदीश घबरा गया। अरे ये तो जंगल का रास्ता है, तुम्हारा घर कहाँ पर है? जंगल के अंदर ही तो मेरा घर है। भला जंगल के अंदर किसका घर होता है? कहीं ये कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं? अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। देखो मेरे पैर भी सीधे हैं। दरअसल मेरी माँ को प्रकृति से बहुत प्यार है, इसलिए हमारा घर जंगल के अंदर है। आइए आइए मेरे साथ चलिए, डरिए मत। संजना की बात मानकर वो तीनों उसके साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो लोग जंगल के बीच बने उस सुंदर से घर में पहुंच गए। जैसे ही चारों परियों ने उनको देखा तो वो गुस्से से बोली, ये सब लोग हमारे घर पर क्या कर रही हैं? माँ, इन्हें यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। इनके बेटे ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। ये तो कर्म है, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाते हैं। जैसा तुम लोगों ने किया, आज वही तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। माँ, क्या आप इन लोगों को पहले से जानती हैं? हाँ बेटी, हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम तो तुम लोगों को नहीं जानते। आज से 20 साल पहले एक नन्ही सी बच्ची को तुम निर्दयी लोग इसी जंगल में बर्फबारी में छोड़ गए थे। कुछ याद आया तुम दोनों को? अरे पर तुम्हें ये सब कैसे पता है? बेटी संजना, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये सच्चाई इस तरह पता चले, पर हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो तुम ही हो हमारी प्यारी बेटी। इसलिए तुम्हारे अंदर हमारी जैसी जादुई शक्तियाँ नहीं है। तुम हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन जिस दिन से तुम हमें मिली हो, हमने तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया है। चारों परी की ये बात सुनकर संजना और जगदीश का परिवार भी हैरान रह गया। तभी गौरी बोली, मेरी बेटी जिंदा है। मैं इतने सालों तक अपने आप को कोसती रही कि मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं पाई, लेकिन आज अपनी बच्ची को सही सलामत देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया है। तुम लोगों को उस दिन मासूम बच्ची को इतनी बर्फबारी में इस भयानक जंगल में छोड़ते हुए जरा भी दया नहीं आई। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए और हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। लेकिन तभी संजना बोली, नहीं मेरी प्यारी माँ, आप सभी लोग ही मेरा परिवार हो। भले ही इन्होंने मुझे पैदा होते ही जंगल में बर्फबारी में छोड़ दिया, लेकिन आपने ही तो सिखाया है कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। मैंने इनको माफ कर दिया है माँ। देखा तुम लोगों ने, तुमने जिस लड़के के लिए मासूम बच्ची को बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया था, आज उसी लड़के ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, और जिसे तुम बोझ समझ रहे थे, उसी बच्ची ने तुम्हारी सभी गलतियों को माफ करके तुम्हें अपने घर में पनाह दी।
उन परियों की ये बात सुनकर जगदीश और उसकी माँ को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। फिर उन दोनों ने चारों परी माँ और संजना से अपने किए की माफी मांगी। उस दिन के बाद से सभी लोग जंगल में एक खुशहाल परिवार की तरह एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। अरविंदपुर नाम के एक गांव में माया और आरोही नाम की दो अनाथ बहनें रहा करती थीं। उस एक घर के अलावा उनका इस गांव में कोई भी नहीं था। वो दोनों प्लास्टिक की बोतल बेचकर अपना जीवन यापन करती थीं। एक दिन माया को बहुत तेज बुखार आ गया था। तब आरोही माया के पास जाकर बोली, दीदी तुम बुखार से तड़प रही हो, पर हमारे पास दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती दीदी, इसीलिए मैं अभी जाती हूँ और कहीं पर भी बोतल मिले तो उन्हें बेचकर उन पैसों से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। तुम चिंता मत करना दीदी। ऐसा कहकर आरोही वहाँ से चली गई। फिर माया बोली, मेरी बहन मेरे लिए कितना चिंतित है। ना जाने ये बुखार मुझे क्यों हुआ है। मेरी वजह से मेरी बहन को कितनी मुश्किल हो रही है। और ये शिवम राम कबाड़ी वाला बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। उसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। पता नहीं आरोही को बोतल के बदले में कम पैसे देकर भेज भी दे, पर मैं बुखार के कारण उठने की हालत में भी नहीं हूँ। हे भगवान, तुम ही मेरी बहन की रक्षा करना, वो बहुत नादान है। माया ऐसे भगवान से विनती कर रही थी। माया की दवाइयों के लिए निकली हुई आरोही रास्ते में मिली हुई प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा कर थैली में भरने लगी और शिवम राम कबाड़ी वाले के पास गई। क्या बात है आरोही, आज तुम अकेली ही आई हो? तुम्हारी दीदी क्यों नहीं आई? वो नहीं आई, उसे बहुत बुखार आया है, इसीलिए उसकी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए ना, इसीलिए मैं इन बोतलों को लेकर यहाँ पर आई हूँ। पर तुम्हारे लाए हुए सामान के लिए तो बहुत कम पैसे आएंगे। ऐसा कहकर बहुत कम पैसे उसने उसे दे दिए। मैं इतनी मेहनत करके इतना सारा सामान लेकर आई और आप मुझे सिर्फ इतने से पैसे दे रही हो, इसमें तो दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी। क्या कहा? बहुत लंबी जुबान हो रही है तेरी। तुझे डर नहीं, जीना नहीं चाहती क्या? हाँ, चुपचाप जितने पैसे दिए हैं लेकर यहाँ से निकल ले। ऐसा कहकर शिवम राम ने उसे डरा दिया। आरोही उसकी बातों से बहुत दुखी हुई, पर वो वहाँ कुछ भी नहीं कर पाई। फिर आरोही उन्हीं पैसों से दवाई लेकर घर पहुँची। उन दवाइयों को खाकर माया की सेहत ठीक हो गई और उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद आरोही ने माया से ये कहा, दीदी जब तुम्हारी सेहत ठीक नहीं थी ना, तब मैं शिवम राम कबाड़ी वाले के पास गई थी। तब उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया और मुझ पर चिल्लाया भी। पता नहीं क्यों अब मुझे उनके पास कभी भी जाने का मन ही नहीं करता। बहन, ये तुम क्या कह रही हो? अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे तो अपना कबाड़ हम कहाँ बेचेंगे? उनके अलावा मैं और किसी को भी नहीं जानती हूँ। दीदी, मैंने सुना है कि नदी के उस पार भी एक कबाड़ी वाला रहता है। मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए। हो सकता है हमें फायदा हो। ऐसे आरोही ने कहा। इस पर माया बोली, हाँ, मैं भी ये जानती हूँ कि वहाँ पर एक कबाड़ी वाला है, पर हम वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास एक नाव होनी चाहिए, या तो नाव वाले को देने के लिए कुछ पैसे। पर हमारे पास तो ये दोनों ही नहीं है, तो हम वहाँ कैसे जाएं? अरे मेरी बुद्धू दीदी, हम दोनों हर रोज प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करते हैं ना, उन्हीं से हम नाव बना सकते हैं। उसी नाव में बैठकर हम नदी पार कर लेंगे और अपनी प्लास्टिक बोतलों को बेचा करेंगे। यूं ही कुछ दिन बीत गए। माया और आरोही प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा कर नदी के उस पार कबाड़ी वाले के पास बेचने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे।
कि अचानक उस गांव में बाढ़ आ गई, जिससे माया और आरोही का घर मिट्टी का होने की वजह से टूटने लग गया था। ये घर इतना कमजोर है कि बहुत जोर से बारिश हुई तो बह भी सकता है। हमें बहुत जल्द इस घर की मरम्मत करनी चाहिए, वरना किसी भी समय ये घर टूट सकता है। इस घर के ढह जाने से हमें भी बहुत नुकसान होगा। दीदी के ऐसा कहने पर आरोही भी सोच में पड़ गई। यूँ बहुत देर तक सोच रही आरोही को एक उपाय सूझा। उसी बात को वो अपनी दीदी से कहने लगी। दीदी, अपना ये वाला घर कभी भी ढह सकता है ना, इसीलिए मुझे एक उपाय सूझा है। मैं वही आपको बताने आई हूँ। कैसा सुझाव बहन? दीदी, हम प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करके बेचते हैं ना, पर अब हम उन्हें बहुत दिनों तक बेचेंगे नहीं और उन्हीं से हम अपना घर बनाएंगे। ये घर एकदम हल्का फुल्का सा होगा, हम जहाँ चाहे वहाँ इसे ले जा सकते हैं। ये बहुत ही आसान भी होगा दीदी। बहन, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है। आज ही से हम इसको शुरू करते हैं। ऐसा सोचकर उन दोनों ने बहुत दिनों तक प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हीं से एक सुंदर सा घर बना लिया। और उस दिन से वो दोनों उसी घर में रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद फिर से उस गांव में बहुत जोर की बारिश हुई और गांव के सभी घर पानी में डूबने लगे थे। पर आरोही और माया का बनाया हुआ घर प्लास्टिक की बोतलों से बनाया हुआ था, इसलिए वो तैर रहा था। तब माया ने कहा, बहन, चूँकि हमारा घर प्लास्टिक की बोतलों से बना हुआ घर है, तो हम आराम से रह पा रहे हैं। पर इस गांव के इतने सारे लोग बारिश की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। हम इस प्लास्टिक घर की मदद से उन लोगों की सहायता कर सकते हैं। चलो हम उनकी मदद करते हैं। ऐसा सोचकर वो दोनों अपने प्लास्टिक घर में तैरते हुए मुसीबत में रहे लोगों की सहायता करने लगी। इस तरह कुछ दिनों के बाद जब बाढ़ रुक गई, तो गांव के सभी लोगों ने माया और आरोही की सहायता के लिए और उनकी समझदारी के लिए उनकी बहुत सराहना की। और अब वो दोनों अनाथ बहनें उसी घर पे आराम से रहती हैं और कबाड़ चुनने का काम भी करती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।